देश की आज़ादी का आंदोलन जिन दिनों चरम पर था, उन्हीं दिनों अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति भी चरम पर थी। देश के कई शहर दंगे की चपेट में थे। तब उत्तर प्रदेश के एक शहर में एक ऐसी घटना घटी जिसने लोगों को चौंका दिया। जी हाँ, एक युवा पत्रकार ने दंगाइयों के बीच भाईचारा कायम करने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी, अपनी जान गंवा दी। वे पत्रकार थे गणेश शंकर विद्यार्थी। नमस्कार, मैं अदिति शाह। स्वागत है आप सभी का साहित्य तक पर। देश जब जश्न आज़ादी के 75 सालों का उत्सव मना रहा है, तब मैं रोज आपको आज़ादी के महान सेनानियों की, आज़ादी के मतवालों की एक कहानी सुनाऊंगी। ये कहानी वीर वीरांगनाओं की है, उनके बलिदानों की है, स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों की है। ये कहानी उस दीवानी की, बावली की है जिनके खून में सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान दौड़ता था। इसी सीरीज में आज की कहानी है निडर और निष्पक्ष पत्रकार, समाजसेवी और स्वतंत्रता सेनानी गणेश शंकर विद्यार्थी जो कि एक पत्रकार भर नहीं थे, किसानों के मसीहा थे, जिन्हें किसान प्रताप बाबा कह के बुलाते थे। एक पत्रकार जिन्होंने अपनी लेखनी से अंग्रेजों की नींद उड़ा दी थी, जिनकी मैगजीन में भगत सिंह जैसा क्रांति का महान नायक भी अपना नाम बदलकर अंग्रेजों के खिलाफ लेख लिखते थे। विद्यार्थी का जन्म 26 अक्टूबर 1890 को इलाहाबाद में हुआ। उनके पिता का नाम जय नारायण था। वे एक शिक्षक थे। विद्यार्थी की शुरुआती पढ़ाई उर्दू और अंग्रेजी में हुई। बाद में एक एंट्रेंस एग्जाम पास करके उन्होंने इलाहाबाद के एक कायस्थ पाठशाला में एडमिशन लिया। बचपन से ही विद्यार्थी पढ़ने लिखने में तेज तर्रार थे। धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट साहित्य और पत्रकारिता की ओर होने लगा। महज 16 साल की उम्र में ही उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था हमारी आत्मोसर्गता। देश में तब आज़ादी की लहर चल रही थी। विद्यार्थी जी भी इसे अछूते नहीं थे। साल 1916 में उनकी गांधी जी से पहली बार मुलाकात हुई। इसके बाद वे उन्हीं की राह पर चल पड़े, यानी सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह और भाईचारा। जर्नलिज्म में उन्हें शुरू से ही इंटरेस्ट था। लिखने पढ़ने से भी लगाव था, तो लेखक पंडित सुंदरलाल ने उन्हें अपनी मैगजीन कर्मयोगी में संपादन में सहायता करने के लिए रख लिया। बाद में विद्यार्थी सरस्वती, कर्मयोगी, स्वराज जो कि एक उर्दू मैगजीन थी, और हितवर्ता जैसे प्रकाशनों में लेख लिखने लगे। यहाँ तक कि हिंदी में शेख चिल्ली की कहानी जो कि आप सुनते हैं, वो भी इन्होंने ही लिखी। इसी दौरान अपने नाम के साथ विद्यार्थी उन्होंने जोड़ लिया। ये नाम इतना चला कि उनका उपनाम बन गया। विद्यार्थी की राइटिंग से प्रभावित होकर पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें अपनी साहित्यिक पत्रिका सरस्वती में उपसंपादक यानी कि सब एडिटर की पोस्ट के लिए ऑफर दिया, पर वे खबरों से जुड़े रहना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने हिंदी साप्ताहिक अभ्युदय में नौकरी कर ली। फिर ये नौकरी भी छोड़ दी और कानपुर आ गए, और यहाँ उन्होंने खुद का हिंदी साप्ताहिक प्रताप शुरू किया। प्रताप का जलवा इस कदर था कि भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद भी उनसे जुड़ गए। भगत सिंह ने यहाँ तक कि अपना नाम बदलकर बलवंत सिंह रखा और प्रताप में लेख लिखने लगे। यही उनकी मुलाकात बटुकेश्वर दत्त, चंद्रशेखर आजाद और विजय कुमार सिन्हा जैसे क्रांतिकारियों से हुई। साल 1921 में रायबरेली में जब किसान आंदोलन हुआ, तो जमींदारों ने अंग्रेजों की मिलीभगत से किसानों पर गोलियां चलवा दी। विद्यार्थी ने इस कांड का पूरा ब्यौरा प्रताप में छापा और डायर शाही नाम से एक लेख लिखा। इस कांड को उन्होंने दूसरा जलियांवाला बाग कांड कहा। लेख के छपने के बाद अंग्रेजों ने विद्यार्थी और छापाखाना मालिक शिव नारायण मिश्र पर राजद्रोह और मानहानि का केस कर दिया। मुकदमा चला। विद्यार्थी के पक्ष में मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, श्री कृष्ण मेहता जैसे राष्ट्रीय नेता बतौर गवाह पेश हुए, लेकिन फिर भी विद्यार्थी केस हार गए और उन्हें जेल में डाल दिया गया। छपाई वाले मिश्रा जी नहीं गए क्योंकि उन्हें दिल की बीमारी थी, पर प्रताप इस केस से फेमस हो गया, खासकर किसानों के बीच। विद्यार्थी जी को सभी लोग पहचानने लगे और उनको प्रताप बाबा के नाम से बुलाने लगे। 2 साल बाद विद्यार्थी जेल से छूटे, पर अंग्रेज सरकार ने एक भड़काऊ भाषण देने के आरोप में उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया। साल 1925 में कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस के राज्य विधानसभा चुनावों में उन्होंने भाग लिया। कानपुर से ही यूपी विधानसभा के लिए चुने गए। विद्यार्थी धार्मिक कट्टरता और हिंसा का विरोध किया करते थे। वे इसके खिलाफ खुलकर लिखते थे। राष्ट्रीयता शीर्षक में लिखा उनका एक लेख काफ़ी फेमस हुआ। इसमें वे लिखते हैं, हमें जानबूझकर मूर्ख नहीं बनना चाहिए और गलत रास्ते नहीं अपनाने चाहिए। हिंदू राष्ट्र चिल्लाने वाले भारी भूल कर रहे हैं।
इन लोगों ने अभी तक राष्ट्र शब्द का अर्थ ही नहीं समझा है। अपने इसी लेख में उन्होंने दूसरे पक्ष को भी नहीं छोड़ा। वे आगे लिखते हैं, ऐसे लोग जो टर्की, काबुल, मक्का या जेद्दा का सपना देखते हैं, वे इसी तरह की भूल कर रहे हैं। टर्की, काबुल, मक्का या जेद्दा उनकी जन्मभूमि नहीं है। इसमें कुछ भी कटुता नहीं समझी जानी चाहिए। यदि कहा जाए कि उनकी कब्रें इसी देश में बनेंगी, अगर वे लायक होंगे तो उनकी मरसिये भी इसी देश में गाए जाएंगे। प्रताप में लिखा हर एक शब्द गर्मजोशी से भरा होता था। क्रांतिकारी अपनी गतिविधियों के लिए इसका खूब इस्तेमाल किया करते थे। यहाँ तक कि प्रताप में विद्यार्थी ने अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ जाकर काकोरी के शहीद नाम से रामप्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा छपवाई और काकोरी कांड की असलियत पूरी दुनिया के सामने रखी। भगत सिंह और उनके साथी जब लाहौर जेल में थे और उन्होंने वहां भूख हड़ताल की शुरुआत की तो विद्यार्थी जी उनसे वहां मिलने गए। उसके बाद उन्होंने प्रताप में पूरे जोर शोर से भगत सिंह के विचारों को छापा। साल 1929 में कांग्रेस ने राज्य में सत्याग्रह आंदोलन के नेतृत्व की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी। आंदोलन की वजह से साल 1930 में अंग्रेजों ने उन्हें फिर से जेल में डाल दिया। 9 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट के बाद उनकी रिहाई हुई। इसी महीने 25 मार्च 1931 को कानपुर सुलग रहा था। वह यूं था कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दे दी गई थी और पूरे देश में बंद का आह्वान था। कानपुर में बंद के दौरान अचानक हिंसा भड़क उठी। लोग मजहब के नाम पर एक दूसरे को मारने लगे। जिंदगी भर मजहब पर लड़ने वालों के खिलाफ लड़ने वाले विद्यार्थी से ये सब सहन नहीं हुआ। वे अकेले निकल पड़े दंगाइयों को रोकने। घर से निकलते वक्त बीवी ने पीछे से आवाज भी लगाई तो उनका उत्तर था, अभी आया। वे कई जगह सफल भी हुए। उन्होंने कई लोगों की जान भी बचाई, पर आगे जाकर दंगाइयों की एक टुकड़ी के बीच में वे फंस गए और फिर कभी नहीं लौटे। दंगा शांत हुआ तो उनकी खोज शुरू हुई। वो तो नहीं मिले पर उनकी लाश मिली, वो भी और लाशों के ढेर में। लाश इतनी फूल गई थी कि उनको पहचान पाना भी मुश्किल था। वे मारे गए थे अपने ही घर में, अपने ही लोगों के हाथ। विद्यार्थी की इस तरह मौत पर हंगामा मच गया। खासकर किसान और कांग्रेस ने जांच की मांग की। एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई। चश्मदीद इकबाल कृष्ण कपूर ने उस दिन का आंखों देखा हाल बताया कि 25 मार्च की सुबह 9 बजे विद्यार्थी अपने घर से निकले। वे शहर के डिप्टी कलेक्टर के पास पहुंचे और उनसे दंगाइयों को गिरफ्तार करने की गुजारिश की। डिप्टी कलेक्टर तकी अहमद सिर्फ 2 हवलदारों के साथ दंगा स्थल पर पहुंचे। इटावा बाजार में हालात बहुत बिगड़ चुके थे। विद्यार्थी पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक 30 साल के हिंदू लड़के ने 30 मुसलमानों को आसरा दिया हुआ था। विद्यार्थी को पता चला इटावा बाजार में भीड़ बंगाली मोहल्ले की तरफ बढ़ गई है। विद्यार्थी वहां पहुंचे लेकिन तब तक लोगों के घरों को आग लगा दी गई थी। वे लोगों को राम नारायण बाजार ले गए। चश्मदीद के अनुसार घायलों को लेने एक लॉरी आई लेकिन उसके ड्राइवर को भी गोली मार दी गई। विद्यार्थी इसके बाद चौबे को ले गए। अब तक 2 कांस्टेबल साथ चल रहे थे लेकिन वहां हालात इतने खराब हो चुके थे कि हवलदारों ने भागने में ही अपनी भलाई समझी। मेस्टन रोड के पास की मस्जिद के आगे एक भीड़ इकट्ठा थी। शाम के 4 बज चुके थे। वहां विद्यार्थी ने कुछ 200 मुसलमानों को समझाया और उनके लीडरों से बात की। इन लोगों को समझाने के बाद विद्यार्थी वापस चौबे को ले गए लेकिन तब तक वो बिल्कुल अकेले पड़ चुके थे। गणपत सिंह नाम के एक और चश्मदीद के अनुसार गणेश 2 तरफा भीड़ के बीच में फंस चुके थे। कुछ लोगों ने उन्हें गली में ले जाने की कोशिश की ताकि उनकी जान बच सके लेकिन उन्होंने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि एक ना एक दिन तो सबको मरना है। इसके बाद भीड़ ने विद्यार्थी पर हमला कर दिया। एक ने चाकू भोंका तो दूसरे ने कुल्हाड़ी से वार किया। 2 दिन बाद उनकी लाश हॉस्पिटल के एक ढेर में मिली। लाश की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उन्हें सफ़ेद खादी के कपड़ों से पहचाना गया। गणेश शंकर विद्यार्थी 41 साल की उम्र में भाईचारे को बचाने के लिए शहीद हो गए। वे उत्पीड़न और अन्याय के खिलाफ जिए और उसी के लिए मरे। गणेश शंकर विद्यार्थी एक महान क्रांतिकारी, निडर और निष्पक्ष पत्रकार, समाजसेवी और स्वतंत्रता सेनानी थे जो अपने आदर्शों के लिए जिए और उन्हीं के लिए मारे गए। उनके इन्हीं आदर्शों के सम्मान स्वरूप आज जर्नलिज्म और साहित्य के क्षेत्र में अच्छा काम करने वालों को गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार दिया जाता है। साहित्य तक आज़ादी के इस महान सपूत को समस्त देशवासियों की ओर से नमन करता है। शुक्रिया।